हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों में पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग सी यू ई टी के अब कुछ विषयवार हम लोग MCQ कर रहे हैं। तो इसे होम साइंस यानी गृह विज्ञान को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ लगभग 125 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आरंभिक बाल्यकाल आयु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या नाम से जाना जाता है? गैंग पूर्व नाम से भी जाना जाता है। और आरंभिक बाल्यावस्था जन्म से लेकर के, और ये कुछ लोग 1 वर्ष तक मानते हैं, कुछ लोग 2 वर्ष तक मानते हैं कि रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो प्राकृतिक, निष्क्रिय, सक्रिय और अधिग्रहित के, तो इसमें होता है कि अधिग्रहित प्रतिरोधकता एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो टीका दिया जाता है जिसमें कि संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। ठीक है, यही है आपका एक्सेप्ट किया जा सके वही वाला दिया जाता है। तो ये आपका क्या होता है? सक्रिय भी हो सकता है, निष्क्रिय भी हो सकता है। यानी सक्रिय टीका भी बनाया जा सकता है, निष्क्रिय टीका भी बनाया जा सकता है। संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। ठीक है, तो संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है बलबलाना, हाव भाव या भावात्मक अभिव्यक्तियाँ, या तो सभी। ठीक है, तो इसमें आते हैं बलबलाना भी आता है, हाव भाव आता है। ठीक है, भावनात्मक अभिव्यक्ति भी आती है। तो उपयुक्त क्या हो जाएंगे? सभी आ जाएंगे कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का पूर्व, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन के पहले शुरुआत जब बच्चा करता है, ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से करता है। देखते ही क्या करना शुरू कर देता है? हाथ इधर उधर चलाना शुरू कर देता है। माँ निकलती है तो जो है ना, हाथ इधर उधर करना शुरू कर देता है, पैर यानी झटकना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि जो बगल से जा रहा है वो मुझको क्या करेगा? गोद में उठाएगा। राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, यानी राइबोफ्लेविन का नाम क्या है? ठीक है, तो राइबोफ्लेविन का जो नाम है वो हमारा है विटामिन B12। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। गुर्दा के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन में परिणत हो जाता है। किसमें परिणत हो जाता है? ठीक है, पसीने में, भूख में, प्यास में या शोथ में के, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये शोथ में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक बहुलक है। इनमें से विटामिन, वसा या खनिज या प्रोटीन, इसमें बहुलक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनमें प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो बहुलक का मतलब है जो एक ही जैसे कई चीज़ों से क्या होता है? बना रहता है, उसे आप क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो इसमें प्राकृतिक बहुलक है आपका प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन है। खनिज में आपका जैसे खून में लोहा पाया जाता है। विटामिन तो यानी कि बहुलक कई चीज़ों से, मल्टीपल चीज़ों से नहीं बना होता है। ठीक है, और वसा क्या होती है? ठीक है, ये चेन से नहीं बनी होती है। ठीक है, संतृप्त या असंतृप्त जो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, उनसे ये बना होता है। में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। ठीक है, भ्रूण के रूप में, भ्रूणपोष के रूप में, एल्वेरान के रूप में या स्केटलम के रूप में। तो इसमें भ्रूणपोष के रूप में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। ठीक है, तो जो आप लोग गेहूँ खाते हैं, ठीक है, वो भ्रूणपोष है। पिटोट स्पॉट विटामिन की कमी है। ठीक है, तो पिटोट स्पॉट किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, यह किस विटामिन की कमी को पिटोट स्पॉट कहा जाता है? तो ये विटामिन ए। रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए, विटामिन ए तो आँखों के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन सी ये
जो है दांत वगैरह आदि के लिए होता है। ओके, और जो विटामिन डी होता है वो रिकेट्स इसी कमी से होता है। तो हमारा क्या रह गया, विटामिन के। रक्त थक्का के लिए हमारा विटामिन के होता है, ठीक है। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है। दूध का खमीर उत्पादन क्या है, दूध का खमीरी उत्पाद क्या है, घी, पनीर, खोआ या बटर। यानी खमीर के द्वारा उसे क्या करना, बनाया जाना। दूध को खमीर के रूप में परिवर्तित करना वो होता है क्या, पनीर होता है, ठीक है। घी नहीं, घी तो निकाल चुका होता है, ठीक है। बटर पनीर से बाहर निकाला जाता है। ओके, चलिए। खोआ आप लोग जानते हैं, मावा जिसको बोलते हैं उसी को खोआ बोला जाता है, ठीक है। तो वो दूध से पानी को वाष्पोत्सर्जन करने के बाद बनता है, ठीक है, ना कि खमीरीकरण के कारण। बिस्तर बनाना ऊर्जा वाला कार्य, हल्की ऊर्जा वाला, मध्यम ऊर्जा वाला, भारी ऊर्जा वाला या अत्यंत भारी ऊर्जा वाला। तो अत्यंत भारी ऊर्जा वाला तो है ही नहीं है और ना ही भारी यानी कि ऊर्जा वाला है। तो बिस्तर बनाना, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, हल्की, मध्यम और भारी ऊर्जा वाला कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्तर बनाने की बात कर रहा है, ठीक है, बिस्तर लगाने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये मध्यम ऊर्जा वाला कार्य है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, तो एनीमिया हो जाता है। तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ओके, स्टार्च साधारण रूप से यानी में टूटता है। कहाँ टूटता है, मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में या बड़ी आंत में। तो स्टार्च जो है वो साधारण रूप में टूटता है, ठीक है। कहाँ पर, वो वैसे स्टार्च जो है ना यहीं पर टूटना शुरू हो जाता है, मुख में ही टूटना शुरू हो जाता है। जब लार जो है ना उसके साथ मिलती है, ठीक है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जो है ना भोजन मीठा लगने लगता है। तो लेकिन वह साधारण रूप में कहाँ टूटता है, छोटी आंत में। साधारण का मतलब सिंप्लीफिकेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। शुरुआत में जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सभी चीज़ें सिंप्लेक्स फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, और जब वो सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भोजन का पचना। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। ये सत्य है, ये असत्य है, या इनमें विवादित है, या इसमें इससे कोई संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्कर का ये कथन सही है, ठीक है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, ये सत्य है। निर्णय लेने में 3 चरण दिए जाते हैं, ठीक है। ये निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं, ओगेल के द्वारा, डेवे के द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा या श्री लक्ष्मी के द्वारा। ओके, तो इसका हमारा उत्तर होगा, ठीक है, डीवी के द्वारा। जॉन डीवी ने, ठीक है, माना है कि निर्णय लेने के 3 चरण होते हैं। एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या हम धन को साझा करते हैं, समय को साझा करते हैं, ऊर्जा को साझा करते हैं, या जल को साझा करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक यानी कि संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, लेकिन यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः क्या रहते हैं, अक्सर लापरवाह रहते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ है, कौन है ये, समय है। समय का हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं। परिचालन चार्ट का एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर वर्णन है, ठीक है। तो इसमें ये जो यानी परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि के चरण दर का वर्णन है, ठीक है। तो परिचालन चार्ट है, ये क्या चीज़ है, ये हमारा असत्य है। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आत्मिक आय, धन आय, वास्तविक आय या गुणवत्ता आय, ठीक है। एक संतोष का वह प्रभाव है जो हम प्रतिदिन अपने अनुभवों में हमारे उत्पन्न होता है। ओके, तो ये है आत्मिक आय, ठीक है। हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे हम बोलते हैं आत्मिक आय। आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है, ठीक है। इनमें क्या, आयोजना स्वीकार करना या कार्य करना या चुनना। तो इसमें है आयोजना, आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना है। तो कार्य योजना का निरूपण को ही हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, आयोजना बोलते हैं। कि
अगला क्वेश्चन है 20वां हमारा, मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है क्या? ठीक है, परंपरागत, ठीक है, या परिवर्तनशीलता। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है, इसका आंसर दिया हुआ है मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। क्या परंपरागत मानक बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है? ठीक है, या परिवर्तनशील, या दोनों, या तो ना तो ए और ना ही क्या डी। ओके, तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो ये होगा। ठीक है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील जो मानक है वो बृहद स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं होता है। परंपरागत जो मानक होता है वो बृहद स्तर पर क्या होता है, स्वीकार किया जाता है। बृहद स्तर का मतलब अधिकांश चीज परंपरागत जो है ना लोग यानी पालन करते हैं। अब ज़्यादातर लोग अभी भी भारत में क्या करते हैं, पाश्चात्य मानकों को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो घर में ही बना हुआ खाना पसंद करते हैं और घर में नीचे बैठ करके खाना पसंद करते हैं। कि एक बालक की शिक्षा डैश निर्णयों का उदाहरण है, परिणाम, समूह, व्यक्ति या तकनीकी। तो ये यानी एक बालक की शिक्षा व्यक्ति निर्णयों का उदाहरण है। कार्य के सरलीकरण को करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये किसने कहा है, यानी ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि कार्य के सरलीकरण को कार्य करने के साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हैं निकोलस एंड डार्सी का ये कथन है। ये मानते हैं कार्य के सरलीकरण, कार्य का सरलीकरण जो है वो कार्य की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर के ढूंढना ही क्या है, कार्य का सरलीकरण। 3 मुख्य शरीर भारों की सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत पर लागू होता है। 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना ये एक सिद्धांत है। यह एक किस पर लागू होता है? ठीक है, तो ये लागू होता है शरीर की स्थिति में परिवर्तन। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, 3 स्थानों पर स्थिति यानी वस्तुओं को निर्धारित करना। माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? ठीक है, माली जब काम करता है उसमें जाकर के खेत में, क्यारी में, बगीचे में, तो उसे बोला जाता है मजदूरी। लेकिन जब बैंक का मैनेजर, ठीक है, अपनी बैंक में सेवा देता है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरस्कार, ऋण, वेतन या बोनस। ठीक है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसे वेतन कहा जाता है। माली को वेतन नहीं कहा जाता, उसे मजदूरी कहा जाता है, जबकि वही काम वो भी कर रहा है। ओके, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को, ठीक है, डैश डैश योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है। तो मानसिक योग्यता, लिखित यानी योजना, अर्धलिखित योजना या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को क्या जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, किस वाली योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है? तो क्या जब मानसिक योजना बनाएं यानी सोच करके और हम काम करें तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो छूट जाए। लेकिन जब लिख लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो नहीं छूटता। ओके, डैश के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये जो है ना किस यानी कि किसकी परिभाषा है? मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। ये मानव आवास की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है बेयर द्वारा। बेयर के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों से सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट है, बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है। अब बताइए, ठीक है, कौन सा बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होता है? ताप दीप्त, प्रतिदीप्त, मेज बल्ब या ट्यूब बल्ब। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो इसमें होता है ताप दीप्त। ओके, रंग का नाम दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश, वर्ण, मान या गहराई। ठीक है, तो रंग का नाम क्या चीज़ बताता है? प्रकाश को बताता है, वर्ण को बताता है, मान को बताता है या गहराई को बताता है?
ठीक है। तो रंग किसको बताता है? रंग का नाम वर्ण को बताता है। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। ये किसने कहा है कि फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है? ये कहा गया था A.H. रट के द्वारा। ठीक है। आप यानी कि और ज़्यादातर यही होता है, लोग तो इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। नहीं तो जब कोई यानी कार्यक्रम होता है तो उसमें लोग फूलों से जो सजाते हैं, अब लोग उसे डेकोरेशन के लिए सजाते हैं, लेकिन नहीं, वो जो है ना यानी कि सौंदर्य तो है ही है, लेकिन वो खुशी, जीवन, ठीक है, को भी क्या करता है? वो प्रतिलक्षित करता है। ओके। नेक्स्ट है, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे से खा सकें। ठीक है। यानी कि जो भोजन है वो मेनू उसी को कहा जाता है जो बना हुआ है। ठीक है। वो इस प्रकार का होना चाहिए बुफे के अनुसार। ठीक है। वो इस प्रकार का होना चाहिए कि जो मेहमान है उसे साधारण रूप से, सरलता से, कठिनाई से या महत्वाकांक्षा से कैसे खा सके। ठीक है। तो कैसे खा सके? सरलता से खा सके। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण क्या कहलाता है? ठीक है। 8वें हफ्ते से जन्म तक जो भ्रूण होता है वो क्या कहलाता है? फीटस, भ्रूण, युग्मनज या अंड? तो ये इसे हम फीटस के नाम से जानते हैं। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। यानी इसमें कौन सा विज्ञान है जो क्या करता है? शरीर में भोजन यानी भोजन का जो अध्ययन है, ठीक है, भोजन का क्या कार्य होता है उसका अध्ययन करता है। ठीक है। तो यहाँ पर है पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन। एक होता है मानव दूध के 100 मिलीलीटर में ग्राम प्रोटीन होता है। तो कितने ग्राम प्रोटीन होता है मानव के दूध में? ठीक है। यानी कि माँ जब बच्चे को दुग्धपान कराती है उसे यानी कि प्रति ग्राम इन 100 मिलीलीटर यदि बच्चा दूध पीता है तो उसमें कितने ग्राम प्रोटीन जा रहा होता है? ओके। तो ये होता है 1.2 ग्राम प्रोटीन। एवरेज होता है। अनियमित बोवेल, रिक्त होना या रिक्त ना होना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है, ठीक है, कब्ज। ओके। विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एक्जिमा, एलर्जी, फिट्ज या टिटनेस? तो टिटनेस तो है ही नहीं है। ठीक है। विशिष्ट पदार्थ के प्रति जो ऊतकों की जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे एलर्जी कहते हैं। ओके। कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को कम होता है। ठीक है। जैसे कुछ लोगों को धुएं से एलर्जी होती है, तो जैसे ही धुआं सांस के अंदर जाता है तो उनको तुरंत खांसी होना शुरू हो जाती है। एक बच्चे का शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक क्षमता को विकसित करता है क्या? खेलना, खाना, चिल्लाना या अनुपूरक लेना? ध्यान रखिएगा, शारीरिक भी, भावात्मक भी और बौद्धिक क्षमता का क्या करता है? ये विकास करता है। ठीक है। तो क्या होता है? वो होता है खेलना। ठीक है। शारीरिक विकास भी होता है इससे, भावात्मक यानी खेल समूह के प्रति उसका लगाव होता है, और बौद्धिक विकास भी होता है, यानी कि वो ऐसे नहीं खेलता है, उसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? हेरिंग बोन, पश्मीना, फरीडा या कसीदा? तो इसे कसीदा नाम जाना जाता है। जानते हैं पश्मीना तो क्या होती है? वहाँ की एक बकरी होती है जिसके जो बाल होते हैं उससे बना हुआ जो होता है उसे हम पश्मीना शाल वगैरह कहते हैं। ठीक है। उसे ऊन के रूप में होता है। तो ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, यहाँ एम्ब्रॉयडरी बोला जा रहा है, तो कसीदा बोलते हैं। और इसे करना, इस क्रिया को करना कसीदाकारी कहा जाता है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। अभी बताइए, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है? तो ये क्या है? असत्य है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे सामाजिकता का ज्ञान ही नहीं होता। सामाजिक व्यवहार जब बच्चा स्कूल में जाता है तब उसका सामाजिकरण शुरुआत होता है। हालांकि जब वो अपने घर में भी रहता है तब भी सामाजिकरण उसका शुरुआत हो जाता है। अपनी माता को जानना शुरू किया है, पिता को, फिर जो परिवार के और दूसरे लोग हैं उसको, उनसे बच्चा जुड़ना शुरुआत हो जाता है। तो सामाजिकरण वहाँ पर भी शुरुआत हो जाता है उसका। ईर्ष्या एक
भावना है, जन्मजात, अतिरिक्त, सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक है, तो ईर्ष्या एक नकारात्मक तो भावना तो है ही है। ठीक है, तो ईर्ष्या एक कैसी भावना है? नकारात्मक भावना है। भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, शोथ और पेचिश। ओके, तो इनमें आप लोग बताइए। तो इसमें इन सभी का भी कारण है। तो सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक भी है। इसके बाद है म्यूकर, एस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। ठीक है, तो म्यूकर और एस्परजिलस और इरगाट ये किस कवक और कौन से संदूषक हैं, उनके क्या होते हैं ये, यानी कि दूषक के अंतर्गत आता है। तो ये सुअर और गाय का मांस, फीता कृमि और वलय कृमि, जीवाणु और विषाणु या डबल रोटी और अनाज। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा डबल रोटी और अनाज, क्योंकि ध्यान दीजिए ये किसकी बात कर रहा है? कवक की बात कर रहा है। तो कवक डबल रोटी में, ठीक है, और अनाज में संदूषक। ठीक है, तो संदूषक का मतलब है जो हम वो देते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर कवक जो होगा, ठीक है, ये हमारा किस में हो जाएगा? ये जो कवक होता है जिसे आप फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो डबल रोटी में। ठीक है, और इसके बाद जो अनाज होता है, ठीक है, उसमें सामान्य दूषक होते हैं। दूषक का मतलब होता है, ठीक है, जैसे हमने उसमें यूरिया दिया, ठीक है, तो यूरिया देने के बाद जो संदूषक हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं? ठीक है, उसके साथ आ जाते हैं। ओके, इसके बाद है ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देती है जब गीली होती है। यानी ऊन कितने प्रतिशत गीले होने पर अपनी जो है मजबूती को खो देता है, अर्थात फिर उसमें क्या होता है? मजबूतीपन खत्म हो जाता है। तो इसका है 20%, 50%, 30% या 40%। तो हमारा उत्तर है 40%। 40% लगभग, ठीक है, यानी गीला होने पर ऊन अपनी मजबूती को खो देता है। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। ठीक है, किसके वाले? फ्लेक्स के, प्रोटीन के, नायलॉन के या रेयान के। यानी इनमें से चारों के कौन से जो है ना, यानी हैं जो क्या हो जाएंगे, जिन्हें जलाएं तो जैसे बाल जलते हैं वैसे बदबू देंगे। ठीक है, तो बाल किससे बने होते हैं? प्रोटीन के। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जो आपका जो है ना बाल होता है, ठीक है, और आपके नाखून होते हैं, वो क्या होते हैं? ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो है ना, जैसे प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसे जलाएंगे तो उसकी बदबू आएगी। ओके, धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स के रूप में जाना जाता है। यानी 840 यार्ड हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? हैंक, पाउंड या नंबर 1 या काउंट 2 के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हैंक के रूप में जाना जाता है। यानी इकट्ठा धागा कर दिया जाए जिसकी लंबाई 840 यार्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैंक कहते हैं। सूत से बुना प्लेन रेशा है। तो सूत से बना हुआ प्लेन रेशा इसमें कौन है? शिफॉन, क्रीप, कैलिको या जॉर्जेट। तो ये है कैलिको। नेक्स्ट है हमारा संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचित करता है। कौन? फल, वनस्पति, दुग्ध या ग्लाइसेमिक। तो ये जो है ग्लाइसेमिक को जो है ना अधिसूचित करता है। के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर यानी CARE की स्थापना की गई। CARE की क्या किया गया है? यहाँ पर ये फार्मूला यानी फुल फॉर्म भी दिया गया है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ओके, तो ये जो है स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, तो जब अब 1945 में की गई थी तो क्या उस समय पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, कारगिल युद्ध था या शीत युद्ध था? ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो कौन सा? इस समय द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है, पहला विश्व युद्ध तो 14 से और 18 तक चला था। ओके, और शीत युद्ध तो बहुत लंबा चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत हुआ था शीत युद्ध, और शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था।
चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो सूत कताई के लिए किस चरण में तैयार होता है? कार्डिंग, बलिंग, सिलिंग और काम्बिंग। ओके, तो इसमें स्लीवरिंग चरण में सूत कताई के लिए तैयार हो जाता है। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है? फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना या केराटिन। तो इसका है फेल्टिंग, यानी कि ऊनी रेशों को जो क्या कर दिया जाता है, इंटरलॉक कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं फल्टिंग। ढाका मुस्लिम बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं? जामदानी, चंदेरी, बलूचर या बुटियाँ। क्वेश्चन समझ लीजिए, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ इस नाम से भी क्या होते हैं? जाने जाते हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं? जामदानी के नाम से भी जाने जाते हैं। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, तो चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र कौन सा है? तो जानते हैं आप, लखनऊ का चिकन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। ठीक है, तो चलिए इनमें से कौन है? ठीक है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है? तो ये सत्य है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। बाल अध्ययन अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। ठीक है, जो प्रश्नावली पड़ताल होता है वो यानी कि उसमें से एक है, तो सत्य है ये। इसके नेक्स्ट है, नाम बर्तावनी आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। तो कार्यसूची, जिद या गति या आदत। तो यहाँ पर जो है वो आदत है। आदत नाम उस बर्ताव या आचरण को दिया जाता है जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। ठीक है, यानी अपने आप हो जाता है वो। प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिन्हें जाना जाता है 1 लाख से भी होते हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो गुर्दे में नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और जिन बच्चों को मालूम है वो आप लोग बताइए कमेंट करके कि जो फेफड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पर कार्यात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है, और जो छोटी आंत होती है वहाँ पर जो यानी कार्यात्मक इकाई होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ओके, चलिए नेक्स्ट है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, किसके कार्यों को प्रतिस्थापित करती है? ठीक है, गुर्दे के कुछ कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है, हृदय के नहीं। नयन का मतलब ये तो देखने से संबंधित है ना। फेफड़ा तो क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन को यानी कि मिलाने का सिर्फ काम करता है, और हृदय सिर्फ खून को पंप करने का काम करता है। ओके, लेकिन गुर्दा जो है डायलिस यानी कि ये रक्त को साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो जो डायलिसिस है वो कृत्रिम रूप से रक्त को साफ करने की प्रक्रिया कहा जाता है। रेबीज़ को भी कहते हैं अतिभय, जल भय, वायु भय और संवृत्ति भीति। ठीक है, तो रेबीज़ को किस नाम से जाना जाता है? पहले रेबीज़ आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए कि रेबीज़ को क्या कहते हैं। जब कुत्ता काट लेता है तो उस समय होता है। ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसे जल भय, यानी कि जब कोई जल देखता है जिसे कुत्ता काटे रहता है, पानी देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जो है भय लगता है, पानी से भय लगता है, कहने का मतलब ये। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह और कितने प्रथम, प्रारंभिक, तृतीय, अंतिम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं? ओके, तो गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो 3 ट्राइमेस्टर हो गए। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है, कौन सा? NIA, ICMR, IDCD या WHO? तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ICDS। तो ICDS आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों से एक है। ओके, शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को यह बताया जाए कि वे
नहीं जानते कि शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते हैं। ये किसने कहा था? ठीक है, ओके, इसे समझिएगा फिर से। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को यह बताया जाए कि जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है यानी कि जो वे नहीं जानते वो शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। ये जो है ना कथन है किसका? तो ये कथन किसका है? रस्किन का है। ठीक है, ओके। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि जो नहीं जानते उनको बताया जाए, नहीं, वो अर्थ नहीं है। उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे व्यवहार नहीं करते हैं, यानी व्यवहार परिवर्तन को ही शिक्षा कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है। छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो बज सत्र, सेमिनार, मस्तिष्क मंथन या सम्मेलन, तो इसमें जो है आपका मस्तिष्क मंथन छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है क्या? चाक बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, फोटोग्राफ या चित्रकला? ओके, तो इसमें है फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ एक सैंड पेपर के फ्लैनल लिखा हुआ है, फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। ठीक है, जो फोल्डिंग वाला वो होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, वो यही होता है। ठीक है, उसमें क्या किया जाए, फोल्डिंग, उसमें ग्राफ बना लिया जाए। ठीक है, तो वो इसमें यानी कि इसकी तरह से काम करता है। वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, समूहों के नाम से जाना जाता है। ओके, तो वो औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। औपचारिक किसे कहते हैं? औपचारिक सदस्य जिसमें सदस्य का रोल रहता है या कार्यालय कार्यवाहक, ठीक है, चुनने की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। बड़ी आकृति की डिजाइन से बचें यदि आप हैं, क्या हैं, कमज़ोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं या स्थूलकाय। ठीक है, तो बड़ी यानी बड़ी आकृति के डिजाइन वाले कपड़े कौन नहीं पहनना चाहिए? ठीक है, किसके द्वारा नहीं पहने जाने चाहिए? तो ये स्थूलकाय, ठीक है, जो शरीर हैं यानी कि जो काफ़ी मोटे तगड़े हैं, उनको जो है ना इन चीज़ों से बचना चाहिए। प्रतिजैविक भी कहलाते हैं। तो प्रतिजैविक क्या कहलाते हैं? ठीक है, प्रतिजैविक होते हैं तो वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, इन्हें इम्यूनोग्लोहाइब्ल्यूमिनस भी कहा जाता है। ओके, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि यदि हम लोगों के साथ कुछ लोग और जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगें और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति है। ठीक है, यह स्थिति, ठीक है, किस रूप में या किस नाम से जानी जाती है? इसे बोला जाता है ब्रीच जन्म। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। आधारभूत उपापचय, कैलोरी, जूल या कैलोरीमेट्री। तो ये है आधारभूत उपापचय। जब विरामावस्था में शरीर होता है तो उसे बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीप्त करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। अब ये सत्य है, असत्य है, ठीक है, या जो है यानी कि विवादित है या संबंधित नहीं है। ओके, तो ये सत्य है। अमीनो अम्ल, कारण ये चीज़ है कि जो चीज़ें नहीं पचती हैं वो कहाँ पर पहुँचती हैं? वो बड़ी आंत में पहुँचती हैं, और बड़ी आंत में पहुँचने के बाद जो है वहाँ सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो पड़े पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं? ठीक है, वो मलाशय में इकट्ठा होते हैं। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक या साधारण।
ठीक है। देखिए, जिनका क्या करता है संश्लेषण, सिंथेसिस शरीर खुद नहीं कर पाता, यानी शरीर खुद उनको अमीनो एसिड को नहीं बना पाता है, ठीक है, तो उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हें आवश्यक नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आवश्यक होगा तब हम बाहर से लेंगे ना, उनको नहीं ज़रूरत नहीं होगा तो फिर उन अमीनो अम्ल को हम लेंगे ही नहीं। ओके। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो घर में जो चीनी प्रयोग की जाती है, ठीक है, उसको वैज्ञानिक नाम से किस नाम से या रासायनिक नाम से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसे बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। और इनका लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, इनमें सभी का जो वो होता है फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो सुक्रोज का जो फार्मूला होता है वो C11H22O11, ठीक है, ये होता है। और ग्लूकोज का आप लोग बता दीजिए कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है, ठीक है, यानी कि जिसमें ये चीज़ पर्याप्त रहे वो आपके साथ क्या रहेगा, यानी कि जिसमें अनुपात इसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वो आपके शरीर में ज़्यादा देर तक टिकता है। तो कौन सा रहेगा? जिसमें वसा का अनुपात ज़्यादा होगा। पेलाग्रा की कमी से होता है, ठीक है। तो पेलाग्रा थायमीन, नाइसिन, आयोडीन या राइबोफ्लेविन, यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर जो हैं आपकी विटामिन के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये होता है नाइसिन की कमी से। ओके, तो नाइसिन की कमी से पेलाग्रा होता है, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हैं ये इसे हम सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं? नाइसिन को। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उसके लिए लोहा की आवश्यकता होती है। हेम का मतलब लोहा ही होता है, और ग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। इसमें कौन सी विधि है? ठीक है, बाटलिंच, कवरिंग, ब्लीचिंग या फ्रीजिंग। ठीक है, देखिए फ्रीजिंग और ब्लीचिंग ये दोनों तो क्या हैं? ये भाप में उबलने को इसे हम क्या कहते हैं? कहते ही नहीं। ठीक है, तो इसमें फलों और सब्जियों को यानी उबलते जल या भाप में कुछ देर तक गर्म करने की विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। ओके, फ्रीजिंग तो यानी फ्रीज करना होता है। भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को द्वारा तैयार और विपणन किया जाता है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय भोजन को जो है यानी कि जो भोजन जो कई उद्देश्यों के लिए क्या होता है? बनाया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा क्या किया जाता है? तैयार और विपणन किया जाता है, यानी मार्केटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें CFTRININ, WHO, ठीक है, यूनिसेफ। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा CFTRI, ये तो दोनों से मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, इसको पारित करने का जो वर्ष है वो 1954 है। जीवन को अर्थ देता है क्या? लक्ष्य, मूल्य, मानक या धन? तो मूल्य। मूल्य क्या करता है? जीवन को अर्थ देता है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, दीर्घावधि लक्ष्य संभाव्यतः समझे जाते हैं स्थायी, अस्थायी, लचीला या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो दीर्घ यानी कि काफ़ी समय, लंबे समय के जो क्या होते हैं लक्ष्य होते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं? तो क्या होते हैं? वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। काफ़ी बनाना निर्णय का एक उदाहरण है। आदतन, तुरंत, चेतन या आपाती निर्णय का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये है आदतन। काफ़ी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है।
प्रयास वह है जहाँ हमारी आँखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। तो मानसिक प्रयास या पेडल प्रयास या दृश्य प्रयास या टार्सल प्रयास। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आँखों से सीधा संबंध है दृश्य का। तो दृश्य प्रयास वह है जहाँ हमारी आँखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। ओके, कार्य सरलीकरण कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। तो अच्छी, बेहतर, सर्वोच्च या सबसे खराब। तो ये कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम कार्य विधियाँ दर्शाते हैं। प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। तो ये एक श्रृंखला का बना हुआ है, यानी कि घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। ओके, घर प्रबंधन। योजना को कार्यान्वित करना है। तो आयोजना नियंत्रण या मूल्यांकन या अर्जित करना। तो इसमें कार्यान्वित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग को हम जब क्या करते हैं, एक्शन में लेकर के आते हैं, तो उसे बोलते हैं नियंत्रण, कंट्रोलिंग। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में चरण है। ठीक है, तो समस्या को परिभाषित करना पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथा चरण है। ओके, तो ये कौन सा है? ये समस्या को परिभाषित करना, समस्या को चुनाव करना, ये कहीं पर भी ये पहला चरण होता है। कैसा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण? ऊर्जा, कौशल, क्षमता या रुचि। ठीक है, तो क्या रुचि ये यानी कि गैर मानवीय में होता है क्या? क्या जो है यानी कि उसमें गैर मानवीय में कौशल होता है क्या? क्या गैर मानवीय में क्षमता होता है क्या? उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा ये दोनों संसाधनों का उदाहरण है। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन, ठीक है, का विज्ञान का अनुप्रयोग जहाँ भी हो वो वैज्ञानिक होता है। कार्य निष्पादन का व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अनाड़ीपन, कौशल, अक्षमता, बेवकूफ़ी कह रहा है कार्य निष्पादन पर व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे हम किस में बोलते हैं? ठीक है, क्या आप लोग इसे अनाड़ीपन कहेंगे, अक्षमता कहेंगे, बेवकूफ़ी कहेंगे? तो क्या कहेंगे? कौशल। ठीक है, तो कौशल कार्य निष्पादन पर व्यावहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्जन, आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। तो धन अर्जन, वास्तविक अर्जन या आध्यात्मिक अर्जन या सामान अर्जन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मिक अर्जन आनंद अर्जन के रूप में जाना जाता है। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है क्या? मजदूरी वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है, वेतन या सेवाएं या बचत। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या करती है? वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को कम करती है, घटाती है। ठीक है, तो क्या होगी? बचत। कोई बचत करके रखेगा तो वृद्धावस्था में क्या हो जाएगा? ठीक है, उसकी स्थिति ठीक है ठीक रहेगी। का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु संचरित करना। आस्पेक्ट वायु का आगमन, संभावना या म्यूरम। तो इसमें हमारा है उत्तर हो जाएगा वायु का आवागमन। ठीक है, या वायु का आवागमन यहाँ पर होगा, आवागमन लिखा हुआ है, ये इसका सही से होना चाहिए आवागमन। आवागमन ठीक है, यानी कि वायु जो है ना यानी कि आती रहेगी और जो वो वायु होगी, ठीक है, आंतरिक भाग की दूसरी वायु होगी वो बाहर निकल जाएगी। ओके, रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था से संदर्भित है। रूप, आकृति, सामंजस्य या डिजाइन। तो आप जानते हैं डिजाइन को। डिजाइन क्या कहा जाता है? रेखाओं, रूपों, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था। डिजाइन सिद्धांत संबंध के संदर्भित करता है। ठीक है, तो समानुपात संबंध, संतुलन या लय या जोर। तो ये होता है ठीक है समानुपात संबंध को। ठीक है, डिजाइन जो है वो नियमन संदर्भित करता है। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं?
ऐसा फर्नीचर, ठीक है, जो गद्दा युक्त हो तो क्या ड्रावर कहते हैं, मेज कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, या आप हाफ होल स्टेयरिंग बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हाफ होल स्टेयरिंग। ओके, उत्तर हो जाएगा हमारा डी। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है तो संरचना, भ्रम, प्रभाव या वस्तु। तो इसमें हमारा यानी बात है पृष्ठ की बात कर रहा है ना, स्पर्शीय पृष्ठ, ठीक है, तो जो छू करके पता चल सके, ठीक है, तो वो है संरचना। गोला है, चौकोर है, ठीक है, किस प्रकार का है। यदि एक आरएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर समय पूछा जाता है, यदि एक आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह, ठीक है, एक आरएच नेगेटिव महिला के साथ हो जाता है तो परिणाम यानी परिणाम भ्रूण होगा, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, मृत प्रसव या परिपक्व पूर्व, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहली बात है कि जो पहला भ्रूण होगा यानी जो पहला बच्चा होगा वो क्या होगा, वो तो यानी कि सही पैदा होगा, लेकिन जो बाद में दूसरा बच्चा पैदा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक होगा। और क्योंकि क्या होगा, धनात्मक भ्रूण होगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक भ्रूण पहला वाला बच्चा बन जाएगा, ऋण है उसमें, ठीक है, तो दूसरा बच्चा जो हो जाएगा तो मृत प्रसव ज़्यादातर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर हुआ ये है धनात्मक भ्रूण होगा, ठीक है, तो धनात्मक भ्रूण होगा। अब इसमें जो है, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा वो मृत प्रसव होगा। ओके, नेक्स्ट है, को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, रागी को, गेहूं को, ज्वार को या बाजरा को, ठीक है, यानी कि जो दूध में पाया जाता है ज़्यादातर वो चीज़ें ही क्या क्या होती हैं, वो इस वाले अनाज में पाई जाती हैं, और वो है कौन सा, रागी। तो ठीक है, शिशुओं की सामान्य दुग्धपान अवस्थाएं हैं, सॉरी समस्याएं हैं, यानी कि दूध ज़्यादा पी लिया या कम रहा तो कब्ज, डायरिया, एलर्जी या सभी। ओके, तो इनमें जो है ना ये सभी होती हैं। ज़्यादा पी लिया कब्ज हो जाएगा जो है ना, और ज़्यादा पी लिया डायरिया हो जाएगा, उल्टी वगैरह होने लगेगी, पचा नहीं पाएगा। शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है, उल्टी, सामान्य जुकाम, कॉलिक या टॉन्सिल, ठीक है, यानी कि जिसमें चीनी और नमक थोड़ा सा घोल करके पानी के साथ दिया जा सकता है, ठीक है, वो कौन सा है, वो उल्टी है, ठीक है। और कॉलरा भी है, जिसमें बार बार उल्टी दस्त हो रही हो, ठीक है, उसमें यही दिया जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं ORS 2, ठीक है। इसके बाद है विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति, ठीक है, तो तीव्र विकास या धीमी विकास, प्रेरणा या औसत विकास, इसमें हमारा है प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण, ठीक है, में प्रगति। नाखून काटना और अंगूठा चूसना की आयु तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, किस आयु तक, 6, 5, 4 या 3 वर्ष की आयु तक। तो इसमें है नाखून काटना और चूसना 3 वर्ष की अवस्था तक नज़रअंदाज किया जा सकता है, उसके बाद बच्चा चलने लायक हो जाता है, ठीक है, और वो फिर जो है ना यानी कि वो अपने घुटनों के बल चलता है, हाथ के बल चलता है, और यदि वो अपने नाखूनों को चूसेगा, ठीक है, अंगूठे को चूसेगा, नाखून को काटेगा, तो जो मिट्टी उसके उसमें लगी हुई है वो उसके मुंह में चली जाएगी और उसको वो बीमार करेगी, ठीक है। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या, बेसन, चावल, ज्वार या बाजरा। तो साबुन के लिए प्रयोग किया जाता है बेसन। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है कौन, वार्तालाप, सोच, एकाकीपन या दयालुता। तो दयालुता से तो होगा ही नहीं, ठीक है, दयालुता से डर तो बढ़ती नहीं है, ठीक है, तो किससे होगा, एकाकीपन। बच्चा अकेला रहेगा तो चौंक सकता है, डर सकता है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है, ठीक है, यानी प्रोटीन की कमी के कारण यहाँ पर कौन सा हो सकता है, स्कर्वी, घेघा, मरासमस या बेरीबेरी। ओके, तो इसमें अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, ये तो विटामिन सी की कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो ये तो आपके क्या हो गए, चारों कट गए, अब बचा कौन, मरासमस, ठीक है। तो मरासमस जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं, रोगाणुओं को खा लेता है, ठीक है। ये सत्य है, असत्य है,
या जो है संबंधित नहीं है या संदेहास्पद है। आप इसे फिर से समझिए, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक रोगाणुओं को खा लेता है। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया, ठीक है, ये सत्य है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस रेसा है। ठीक है, तो एस्बेस्टॉस खनिज प्राकृतिक थर्मोप्लास्टिक या नॉन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो एस्बेस्टॉस आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये खनिज है, एस्बेस्टॉस खनिज है। और ये जो है ना, इसका वो क्या बोलते हैं, इस वाले जो खनिज है, इस खनिज का जो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए एस्बेस्टॉस की जो यानी कि वो होती है जालियाँ वगैरह होती हैं, उनको जो है इसमें आराम से क्या किया जाता है, रख करके तो उसके बाद गर्म किया जाता है। इसके बाद सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं ठंडे, निर्जीव, चमकदार। ठीक है, या तो सब्जियों के रेशे छूने में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, निर्जीव होते हैं, चमकदार होते हैं या गर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैसे होते हैं ये, यानी सब्जियों के क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है अगला हमारा जंगली रेशम। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्नता दिखाता है। ठीक है, यानी जंगली रेशम जो होता है और वो संवर्धित जो रेशम होता है, ठीक है, इनको दोनों को यदि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो क्या होगा, ये मतलब दोनों में अलग भाव पाया जाएगा, यानी भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल सही है। कारण क्या चीज़, संवर्धित का मतलब क्या चीज़, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो क्या किया जाएगा, रेशम बनाया जाएगा, सिल्क बनाया जाएगा वो, और जंगली रेशम का क्या हुआ, नेचुरल रेशम। तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही होगा। ओके, इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है। तो उसे धागे बोलते हैं, रेशे बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, या उसे बुनाई बोलते हैं। ठीक है, तो उसे किस रूप में जानते हैं, इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में जब बुना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बुनाई कहा जाता है। ओके, पौधों जो पौधे होते हैं, तो पौधों का प्रमुख भंडारण, ठीक है, पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसे क्या करते हैं पौधे प्रमुख रूप से भंडारित करते हैं, स्टार्च को, शक्कर को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को। ओके, इसमें जो पौधे होते हैं ये सबसे ज़्यादा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉलीसेकेराइड की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो पॉलीसेकेराइड है वो कौन सा होता है, वो स्टार्च को सबसे ज़्यादा जो है पौधे क्या करते हैं, मुख्य रूप से यानी कि इकट्ठा करते हैं। आप चाहे जिस पौधे के देखिए, ठीक है, आलू ले लीजिए, काट के रखिए, तुरंत स्टार्च है उसमें तो क्या हो जाएगा वो, ठीक है, ख़राब हो जाता है। सेब ले लीजिए, और जो चावल है, गेहूँ है, ये सब क्या हैं, ठीक है, इसी यानी किससे होते हैं, स्टार्च के बने होते हैं। पोषक तत्वों के दिए गए मात्रा के ऑक्सीजन के लिए उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को लब्धि के रूप में यानी कि क्या करती है, परिभाषित करती है। बुद्धि, श्वसन, परिसंचरण या मूत्र। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है पोषक तत्वों को दिए गए मात्रा, यानी कि जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी चीज़ है, इसे आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे। ओके, और ये रिलीज़ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसे आप किस रूप में जानेंगे, ठीक है, तो इसे हम जानते हैं श्वसन के रूप में, रेस्पिरेशन। ओके, इस बात है ये शब्द, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है, यानी रेशम और ऊन की जो भराई होती है उसके लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द है वेटिंग। ठीक है, तो वेटिंग शब्द जो है वो ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फ्लैक्स के पौधों के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। ठीक है, तो बीज प्राप्त करने के लिए, तना प्राप्त करने के लिए, पौधा प्राप्त करने के लिए, लिनिन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो फ्लैक्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या प्राप्त करने के लिए, आसानी से जनरली देखेंगे आप तो कर सकते हैं, बीज प्राप्त करने के लिए नहीं, तना प्राप्त करने के लिए नहीं, पौधा तो पौधा ही है, तो लिनिन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जिससे हमें क्या मिले, लिनिन प्राप्त हो। ठीक है, उसे लिए रिपलिंग की जाती है, और फिर उससे क्या किया जाता है, जो भी बनाया जाना होता है, जैसे रबड़ वगैरह जो भी चीज़ बनानी होती है इससे बनाया जाता है। ऊष्मा का कुचालक है कौन, सूत, रेशम, लिनेन या रेयान।
इसमें ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? ठीक है, यानी 3 सुचालक हैं और 1 कुचालक है। ओके, तो यहाँ पर कुचालक है कौन? रेशम। पटोला साड़ियाँ द्वारा उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, तो पैठनी, टाई डाइंग, ठीक है, हिमरस और ब्लॉक डाइंग। ओके, तो ये जो है ना पटोला साड़ियाँ टाई डाइनिंग के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। उत्पादन का स्थान है, ठीक है, पाटण। ठीक है, पाटण कहिए और ये गुजरात में है। ठीक है, और ये रेशम की साड़ियाँ होती हैं। ओके, तो जो पटोला रेशम की साड़ियाँ होती हैं वो टाई डाइंग के द्वारा क्या की जाती हैं? यानी कि वो उत्पादित की जाती हैं। ओके, क्लियर हो गया? गुजरात में पाटण नामक जो है ना स्थान पर ये क्या होती हैं? पटोला में पाटण कर दीजिए, अपने आप वो याद हो जाएगा, गुजरात का है। देखिए रेशम की साड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट है सर्फ डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है या वसा है। ठीक है, तो सर्फ क्या चीज़ है? डिटर्जेंट है। ठीक है, और डिटर्जेंट और साबुन में क्या डिफरेंस होता है? डिटर्जेंट जो होता है वो कठोर जल यानी कठोर जल से और मृदु जल दोनों से बराबर क्या करता है? ठीक है, झाग उत्पन्न करता है। लेकिन साबुन जो है वो सिर्फ मृदु जल से, ठीक है, मृदु जल से करता है, हार्ड वाटर से नहीं करता, ये दोनों से करता है। ठीक है, तो सर्फ एक डिटर्जेंट है। आप जो सर में लगाते हैं जो लिक्विड होता है वो सब क्या है? वो डिटर्जेंट ही हैं। ठीक है, जैसे शैम्पू वगैरह बोलते हैं। ओके, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता कैसी आवश्यकता है? जैविक आवश्यकता है, अहम मानी आवश्यकता है, मनोसामाजिक आवश्यकता है या संवेदी आवश्यकता है? ओके, तो प्रेम और स्नेह जो है ये क्या है? ये जैविक आवश्यकता है। यानी कि जो जीवित है उसे इनकी उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और ये जीवन से ही शुरुआत हो जाता है। जो यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं उनके ही बच्चे हैं और वो इन चीज़ों को चाहते हैं। बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। ठीक है, सोशल मीडिया, जल, परिवार या रेत। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? परिवार होगा। परिवार बालक को ढालने वाला पहला, ठीक है, मोल्डर है। गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एरिथ्रोपेटिक कारक कहते हैं। तो जो है ये सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि गुर्दे में जो आर्टरी जाती है और वेन जाती है उन दोनों को यानी कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहते हैं। ठीक है, तो जो आर्टरी है वो जाएगी और जो बाहर निकलेगी वेन होगी। ठीक है, तो उसे हम रीनल नाम देते हैं। तो रीनल जिससे संबंधित हो ना तो क्या हो जाएगा? गुर्दे से संबंधित हो जाएगा। तो ये जो है यानी कि रीनल एरिथ्रोपोटिक, ठीक है, ये जो है ना जारी करता है। ठीक है, अभी नहीं, ये है क्या? एंजाइम है, रसायन है, अम्ल है या हार्मोन है? ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का एंजाइम है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा सल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। ये सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है? ठीक है, तो ये क्या है? ये सत्य है। और सल्मोना टाइफी ये टाइफाइड का क्या चीज़ है? यानी कि विषाणु है, बैक्टीरिया है। प्रकार 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो बोलते हैं ना स्टेज 2 में डायबिटीज़ पहुंच गई, स्टेज 3 में पहुंच गई, इस तरह से। तो यानी टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो मेलिटिस, वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो कहलाती है, ठीक है, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटिस। ठीक है, तो गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रसव के बाद की अवधि। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान है प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम। ठीक है, प्रसव परिपक्वता, तो इनमें से यानी कि क्या है? तो ये है पोस्टपार्टम। ठीक है, प्रसव के बाद क्या होती है कि अवधि और यानी पोस्टपार्टम और दुग्धपान है। ठीक है, उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता है जबकि विद्यालय उपस्थिति है।
ठीक है। तो विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता क्या कहलाती है? आवश्यक है या ऐच्छिक है या केवल है? तो केवल तो होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? बी उत्तर होगा। विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है, ठीक है, ऐच्छिक है, जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है। यानी कि विद्यालय में जिसने नाम ले लिया, विद्यालय में आप जाएं यानी कि ना जाएं, ये आपका जो है ना काम है। लेकिन यदि आप विद्यालय में एक बार नाम लिखवा के आ गए, ठीक है, तो अब आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर कह रहा है। ओके, आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। तो ये हो जाएगा हमारा साझेदारी और निर्णय निर्माण। यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। ठीक है, देखना और सुनना तो सिर्फ दृश्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये होगा श्रव्य और दृश्य दोनों, देखा और सुनना जाना ये आ जाएगा। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि कुछ लोग और हम लोगों के साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है उसे क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षक, आयोजक, श्रोता या संप्रेषक। ओके, इसे संप्रेषक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संप्रेषक वह व्यक्ति होता है जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, अर्थात जो शुरुआत करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो कहीं पर आप लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर यानी सभा में कोई संचालन कर रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संप्रेषक। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं करता है। तो लोकतांत्रिक, लेसेस-फेयर, तानाशाही या सामान्य। तो यहाँ नेता के प्रकार की बात कर रहा है, नेतृत्व की बात कर रहा है। तो यानी लोकतांत्रिक नेता क्या करता है? लोगों को ध्यान देता है ना। लेसेस-फेयर भी क्या करता है? लोगों को ध्यान देना है। सामान्य वाला भी ध्यान देता है, तानाशाही वाला ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा ही नहीं करता है। ठीक है, वो अपने अनुसार ही कार्य करता है। ओके, तो ये हमारे यानी कुछ प्रश्न थे गृह विज्ञान से संबंधित, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, और साथ में आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और CUT में यदि किसी बच्चे का कोई और विषय रह गया हो तो आप बता सकते हैं, उस विषय पर भी क्या किया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का तो आना बाकी है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस भी और हिस्ट्री भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को ज़्यादा जो है वो मिल जाएंगे और हेल्प भी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।